एवरीवन, आज हम क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करेंगे, वो भी किस लिए? हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका कुछ दिन बाद होने वाला है, 1-2 दिन बाद, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले हम बहुत स्टेप वाइज चलेंगे। मेरा पूरा यही मोटो है इस वीडियो का कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पाए, जितने भी स्टैट्स में आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली में, और आप उस क्वेश्चंस को उससे कैसे डील करना है मैं ये भी इसमें क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो भी अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है, या अगर टॉपिक आपको समझ में भी आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो का कोई बेनिफिट एक्चुअली में हुआ है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टैट्स में आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा पहले एग्जाम से पहले कि आ क्या रहा है। तो सबसे पहले आपके 3 यूनिट्स इसमें आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आपके थर्ड यूनिट में स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आएगी। लेकिन आपके इस थर्ड यूनिट में सिर्फ मीन, मोड और मीडियन ही आएगा। तो इसको मैंने यूनिट वाइज इसमें रिवाइज कराने की कोशिश की है, तो हम इसको जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज करेंगे हर एक चीज़ को। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले यूनिट इंट्रोडक्शन पे, और हमारा पहले चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें हमें स्पेशली स्टैटिस्टिक होता क्या है, कोई भी हमें सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम दो तरीके से देखें, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक एक इंफॉर्मेशन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्लूरल नाउन स्टैटिस्टिक रिफर्स टू एन इंफॉर्मेशन दैट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, इन्वॉल्व्स नंबर्स एंड अलाउ कंपैरिजन एज वेल। यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमारा एक ऐसा नंबर है, स्टैटिस्टिक एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम क्वांटिटेटिव यानी कि हम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और हम साथ ही साथ हम उसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है स्टैटिस्टिक्स के। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बताता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि हमें ये पूरा एग्रीगेट बता देता है फैक्ट्स, जैसे कि हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें फैक्ट्स पता चल जाते हैं एग्रीगेट लेवल पे कि क्या चल रहा है। तो ये हमें न्यूमेरिकल वे में बताता है। साथ ही साथ इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, कि ये सपोज हमारी जीडीपी हमने कैलकुलेट की, तो जीडीपी अभी क्या चल रही है हमारी इकॉनमी में, कितनी ट्रिलियन इकॉनमी हमारी है। तो ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, मल्टीपल कर्ज इसके अफेक्ट करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ ही साथ इसका एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, यानी कि कोई भी हमारा पर्पस है वो प्री डिटरमाइंड होता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हम पहले से ही डिटरमाइन करके रखते हैं, और उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, क्या लेने हैं, ये हमारा पूरा प्री प्लान्ड होता है। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही में हमारा इनोमिरेशंस एंड एस्टिमेशन, इसका मतलब होता है, इनोमिरेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन पे करते हैं उसको हम इनोमिरेशन कहते हैं। और एस्टिमेशन जब हम किसी ग्रुप या उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल पे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम हमेशा कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं, और इसी सिस्टमैटिक मैनर को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अब मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक दो तरीके की इसकी डेफिनेशन होती है, एक तो प्लूरल और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस हमने देखा कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और सिंगुलर सेंस में देखेंगे कि ये हमें अलग अलग स्टेजेस को स्टडी करने के लिए कि हमें डील करता है, यानी कि डील्स विद द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब कौन कौन से स्टेजेस से हमें डील करना होता है स्टैट्स में, इन्हीं सब स्टेज को हम आगे वाले चैप्टर्स में, जो हमारी यूनिट्स हैं, इन्हीं स्टेज में बटे हुए हैं, और हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डेटा कर सकते हैं। एक फर्स्ट हमारा स्टेज यही होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, ये सब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के।
जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमारा कैसा होता है, हम उसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि हम टेली बार लगा सकते हैं, उसको अलग अलग एरे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि हम अपने डेटा जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करें, और प्रेजेंटेशन से हमारा कोई भी डेटा बहुत ईजिली हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा में हम जब प्रेजेंट कर दिए तो हमारे जो भी हमारे पास डेटा है उसको कैसे हम एनालिसिस करेंगे, उस पर अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जब हमने एनालाइज कर लिया उसका क्या हमने इंटरप्रेट किया, यानी कि सपोज हमने कुछ ऐसे डेटा लिया और उस डेटा पे हम चाहते हैं कि हाइट कितनी है हमारे स्कूल के क्लास 11th क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 11th में जाएंगे और सबसे पहले उसके सारे बच्चों के डेटा को कलेक्ट करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का कैसा है हाइट। उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग उसमें कि मेल का हाइट कितना है, फीमेल का हाइट कितना है। फिर उसके बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे डायग्राम के हिसाब से। उसके बाद एनालाइज करेंगे, हो सकता है कि हम मीन निकालना चाहते हो उन दोनों के डेटा का, हम मीन निकालेंगे। और मीन निकालने के बाद सपोज कुछ 5 टू मेल की हमारी 11th क्लास के मेल की हाइट आई और जो फीमेल है उनकी हाइट सपोज 5 आई। तो हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे क्लास 11th में ऑन एन एवरेज जो मेल है उनकी हाइट कितनी होती है, 5.2 इंच होती है, और फीमेल की हाइट 5.1 या 5 इंच होती है। तो ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब हम चलते हैं स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स के। तो स्कोप सबसे पहले तो हमारे स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा होता है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा साइंस है और साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। साइंस कैसे है, साइंस इसलिए है क्योंकि हम इसमें लॉजिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और आर्ट इसलिए है क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी देखते हैं और पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर का भी एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करके। वैसे ही हमारा सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम बहुत ही डिटेल वे में देखते हैं, हम पूरा डिस्क्राइब करके हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। और इन्फरेंशियल मतलब कि हम डिस्क्राइब करने के बाद उसका इन्फरेंस भी देते हैं कि क्या चीज़ हमने डिस्क्राइब की है और उसका मतलब क्या निकला है। और हमारा एक स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है लिमिटेशंस। हर चीज़ की एक प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में आए कि लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा है हमसे, और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहला लिमिटेशन क्या है कि हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत जनरलाइज फैक्ट्स होते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। हम स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस होगी। और साथ ही साथ हम रिजल्ट में हम ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे स्टैटिस्टिक्स में कि किसी इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास एक डेटा होता है और आप पूरे डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज के लिए ट्रू होता है। ये एक इसकी लिमिटेशन है। और साथ ही साथ हम विदाउट रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के हम रिजल्ट को हम रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं। मे बी उसका रिजल्ट अच्छा हो बट अगर उसका कोई रेफरेंस नहीं है तो वो रॉन्ग प्रूफ हो सकता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट द्वारा यूज की जाती है। अब सपोज आप ही लोग हैं, अगर आपको मीन फाइंड आउट करने नहीं आया जो बहुत ही बेसिक है हमारा मेजरमेंट स्टैटिस्टिक का, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है कि हमेशा ये कौन यूज करता है, एक एक्सपर्ट द्वारा ही की जाती है, और इसका मिस यूज भी हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट, अब स्टैटिस्टिक्स में का इम्पोर्टेंस क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में बताता है। जैसे कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हम देख सकते हैं कि अभी हमारी जीडीपी कितनी चल रही है, पॉवर्टी रेट क्या है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन सबको एक न्यूमेरिकल वे यानी कि एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हमें बताने में हेल्प करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स हमें फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी
भी हेल्प करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि सपोज हमने देखा कि एक एरिया है जहाँ पे पावर्टी बहुत ज़्यादा है, तो पावर्टी बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उसने देखा कि पावर्टी बहुत ज़्यादा है तो चलो कुछ स्कीम्स लाएं उसके लिए ताकि वो पावर्टी से लोग निकल पाए। तो ये क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पावर पॉलिसीज़ में हेल्प करती है, इकोनॉमिक फॉरकास्ट में हेल्प करती है, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन भी करती है। अब इंटरसेक्टरल का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर ही दो सेक्टर में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि हमारे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, इन तीनों में कैसा ग्रोथ चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। जबकि इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम इंडिया और अमेरिका इन सब के ग्रोथ के बीच में हम कंपैरिजन करें, उसको बोलते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तो ये इसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि कैसे हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बता सकें, और हम इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और हमारे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन हमसे स्पेशली इस यूनिट से कैसे पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसे एग्री हैं या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्टैटिस्टिक्स को हम कंसीडर करते हैं साइंस नॉट आर्ट, क्या आप इसे एग्री हैं या नहीं है, इसको जस्टिफाई करिए। तो अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट दोनों है, जबकि इसमें बोला है कि नॉट आर्ट, तो आप क्या लिखेंगे आंसर कि नो आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब क्यों एग्री नहीं करते हैं, तो आप उसको डिटेल में समझाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये है आपके इस यूनिट के लिए बेसिकली एक माइंड मैप कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं, ये हमारी जो बड़ी यूनिट है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। तो हमारा दूसरा चैप्टर के नाम से है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, ये हमने अभी उसमें देखा स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि हमारा सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स उससे कहते हैं जब हम पहला यानी कि फर्स्ट हैंड हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स का मतलब कोई ऑलरेडी कर चुका है और हम उसके सोर्स को लेके हम कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो उसी तरीके से हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दो तरीके के डेटा होते हैं। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि कोई इन्वेस्टिगेटर है, जैसे सपोज दैट मैं हूँ और मैं कोई डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, और मेरा डेटा कलेक्ट करने का सबसे पहले तो एक मकसद होना चाहिए कि हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उस पर क्या स्टडी करना चाहते हैं। तो सपोज कोई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करना चाहता है, और ये क्या है, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पार्ट है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, 1 to 1 जाके, सपोज मैं 11th क्लास के ही बच्चे के बारे में कुछ स्टडी करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, तो उसके लिए मैं डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 1 to 1 जाके हर एक स्टूडेंट से बात करूँगी, और बात करने के बाद मैं उसके डेटा को कलेक्ट करूँगी। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से जिसके बारे में मैं स्टडी करना चाहती हूँ उसका डेटा मैं डायरेक्ट जाके कर रही हूँ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन वो सपोज मैंने क्या किया कि मैं 11th क्लास के बच्चों का डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब इस बार मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगी, मैं हो सकता है कि मैं 12th क्लास के बच्चे के पास जाऊँ और बोलूँ कि बताओ मुझे 11th क्लास के इस बच्चे के बारे में। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल मतलब मैंने माउथ टू माउथ ही पूछ लिया कि ये बच्चा कैसा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा एक हमारा होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 12th क्लास के बच्चे के पास नहीं जाऊँगी। ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पार्ट तब होता है जब हम किसी बाहर के लोगों के साथ कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे, जैसे सपोज एक मॉल है,
हम डायरेक्ट मॉल में नहीं जा रहे हैं, मॉल के आसपास के लोगों से ही पूछ ले रहे हैं कि बताओ ये मॉल कैसा है। तो यानी कि हम जो वहाँ पे आसपास के मॉल में जो लोग रहते हैं, मैं उन लोगों से जाके पूछ रही हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट मॉल में लोगों से जाके पूछ रही हूँ। तो ये है हमारा जो लोकल लोग हैं, मैं उनसे जाके पूछ रही हूँ। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंस। और चौथा हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स का एक पार्ट होता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनआयर एंड शेड्यूल। अब क्वेश्चनआयर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनआयर एंड शेड्यूल दोनों में हम क्वेश्चंस करते हैं किसी भी पर्सन से जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चनआयर में हम डायरेक्ट जो हम जिससे हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो हमारे स्टडी का पार्ट है, हम क्वेश्चनआयर में डायरेक्ट उनको मेल कर देते हैं, या हम उनके पास जाके हम उनको क्वेश्चनआयर दे देते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उनको दे देते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि आप ये क्वेश्चंस लीजिए और क्वेश्चन के आंसर भर के मुझे वापस कर दीजिए। उसको बोलते हैं क्वेश्चनआयर, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी जिनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हमने उनको ही वो सारे क्वेश्चन दे दिए। हो सकता है मैं मेल का यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है मैं टेलीफोन का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बोला कि आप मुझे ये क्वेश्चन भर के वापस दे दोगे। बट शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में हो सकता है मेरा ऐसा स्टडी का एरिया है जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, वो मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस को नहीं पढ़ सकते हैं, बट फिर भी मुझे उन पे स्टडी करना है, और मैं चाहती हूँ कि वैसे लोगों की मैं स्टडी करूँ और उनके उनके मैं सोशल बैकग्राउंड को जानूँ। तो मैं कैसे जानूँगी? उस कंडीशन में जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है वो वैसे लोगों के पास जाएगा, और जो सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके हाथ में होंगे उनसे खुद ही इंफॉर्मेशन ले लेके वो फिल करेगा, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। तो ये है हमारे चार मेन मोड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब आपके एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके कि व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मेरिट क्या हो सकता है? एक तो हमारी एक्यूरेसी, किसी भी तरह से बायसनेस नहीं होगी, एक्यूरेसी होगी हमारे डेटा की। तो ये है हमारे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का बेनिफिट। जबकि डीमेरिट क्या है इसका? इसमें टाइम और खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर करें तो बहुत इन्फॉर्मेशन हमें सटीक ही मिले। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो छुपा ले। तो ये है हमारा डीमेरिट्स। तो इसी तरीके से इन चारों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। अब हम आते हैं ये क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में, मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये होते क्या हैं। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा ऐसे डेटा को कहते हैं जब हम खुद जाके डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, ये किसी और ने डेटा कलेक्ट की कोई और डेटा कलेक्ट किया रहता है, और हम उस दूसरे के डेटा को लेके अपने स्टडी में हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंसस। अब इंडिया का सेंसस क्या हम खुद करने जाते हैं? नहीं। इंडिया का सेंसस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, और अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने इस डेटा का यूज़ हम अपनी किसी स्टडी में करें, तो हम क्या करते हैं? हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं और इस डेटा को डाउनलोड करके हम अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, या हम अपनी स्टडी में उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। हो सकता है गवर्नमेंट की कोई डेटा हो, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट हो, हम वहाँ से ले रहे हैं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है। ऑनलाइन डेटा अगर हम कोई ऑथेंटिक लेना चाहिए, हमेशा सेकेंडरी सोर्स, ताकि किसी भी तरह से उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सकता है न्यूज़ जर्नल से हम कोई सोर्स ले रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई रिसर्च बहुत फेमस रिसर्च पेपर है, हम उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे सोर्स हमारे सेकेंडरी डेटा के सोर्स होते हैं। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका क्या एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है? तो मैंने जैसे बोला मेरिट एंड डीमेरिट आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन होंगे? जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई डेटा वो कलेक्ट करना चाहता है, वो भी इंफॉर्मेशन बाय पर्सनल इंटरव्यू के फॉर्मेट में, तो वो कौन सा किस तरीके का डेटा होगा और वो उसके क्या क्या फीचर होंगे, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में तभी जाइएगा। आपका इसी यूनिट में तीसरा चैप्टर है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड होने चाहिए ना, तो उसके टेक्निक्स हैं। डेटा कलेक्ट करने के दो टेक्निक्स हैं। पहला कौन सा टेक्निक है? सेंसस मेथड,
और दूसरा टेक्निक है सैंपल मेथड। इसके पहले हमने क्या देखा था कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो उसके सोर्सेज क्या है, क्या कहाँ किस किस सोर्स से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो दो सोर्स हमने देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बाद हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें जिससे हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो दो टेक्निक है हमारी, एक तो सैंपल सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड होता क्या है, तो सेंसस मेथड हमारा एक ऐसा हम जहाँ पे है हमारा ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारा सेंसस। जो हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो उसमें हर एक लोगों की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जितने भी लोग हैं उसके मतलब वो लोग काउंट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। दूसरा है हमारा सैंपल मेथड। अब इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या होंगे, तो सेंसस मेथड में बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत लोग लगते हैं। तो ये सब क्या है, इसके डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है कि हम इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को हम पॉपुलेशन की करेक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ये इसके मेरिट हैं। अब सैंपल मेथड में क्या होता है, सैंपल मेथड सेंसस मेथड से ही निकल के आया है। जब हमारे पास बहुत टाइम की कमी होती है और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी करें, और ये पॉसिबल भी नहीं होता है हर एक स्टडी में, तो हम उसमें सैंपल मेथड का यूज़ करते हैं। सैंपल मेथड में जो हमारा डेटा कलेक्ट होता है हम एक स्मॉल ग्रुप में करते हैं। हमारी पूरी इंटायर पॉपुलेशन में से हम कुछ पॉपुलेशन को निकाल के हम उस पे डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा है। तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं ये पॉसिबल है मेरे लिए कि पूरे इंडिया में 11th क्लास के बच्चों को मैं बुलाऊं, उनका आईक्यू चेक करूं। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है और बहुत ही टाइम टेकन है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कुछ रीज़न को चूज़ करूँगी और उस रीज़न में से कुछ कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लूँगी और उन सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों पे ही मैं क्या करूँगी, अपना स्टडी करूँगी। जिससे एक तो मेरा टाइम भी बचेगा और ऑन एन एवरेज हमें पता होता है कि एक क्लास ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर, उनका लेवल लगभग लगभग सेम होता है। और उसके बाद उस सैंपल से ही मुझे पता चल जाएगा कि कितने लेवल के स्टूडेंट हैं। अब एक किसका बहुत ही सैंपल को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि हम चावल खरीदने जाते हैं मार्केट में। तो क्या हम चावल की बोरी के एक एक दाने को देखते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और अपने हाथ पे लेके देखते हैं कि हमारा जो चावल है वो कैसा है, अच्छा है, उसमें गंदगी तो नहीं है। अगर गंदगी नहीं होती है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पूरा चावल अच्छा होगा। ऐसे ही हम जब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ जैसे टाइफाइड हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा पूरा ब्लड निकाल के चेक करता है क्या कि हमारे ब्लड में कहाँ कहाँ टाइफाइड के जो वो है, टाइफाइड हमारे कहाँ कहाँ ब्लड में है? नहीं, ऐसा डॉक्टर नहीं करता है। क्या करता है डॉक्टर, डॉक्टर हमारे ब्लड में, हमारे पूरी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड निकालता है सैंपल के तौर पे और उसका चेक करता है, और उस थोड़े से ब्लड से वो जान लेता है कि हमारी पूरी बॉडी में कौन से डिसीजेज हैं या कौन सी बीमारी है, और उसके बाद वो हमें बता देता है। तो वही है हमारा सैंपल मेथड। जब हम अपनी पूरी बॉडी, हम जब पूरे पॉपुलेशन में से थोड़ी सी चीज़ों को लेते हैं, स्मॉल चीज़ को लेके, और हम स्टडी करके पूरे उस पॉपुलेशन को के बारे में हम कुछ जनरलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल मेथड। अब हम आते हैं, सैंपल क्या होता है इसको हमने देख लिया। अब इसी में सैंपल साइज क्या होता है, तो कोई भी चीज़ देखने के लिए, अब जैसे सपोज कि हमारे कभी कभी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें थोड़े से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को बोलते हैं सैंपल साइज। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें कितने लोगों को हम लें, कितने ऐसे हम लोगों को लें, और कितने लोगों को लेने से हम पूरे पॉपुलेशन पे हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल साइज। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट के, पूरे देश भर में क्लास 11th के स्टूडेंट मुझे लेने हैं, जिसका मैं आईक्यू चेक करना चाहती हूँ कि कितना है आईक्यू। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं देखूंगी कि क्लास 11th में पूरे देश में कितने लोग हैं, और उनके बेसिस पे मैं एक सैंपल साइज डिसाइड करूँगी कि मैं 500 बच्चों को लूँ या 1000 बच्चों को लूँ, और उन 1000 बच्चों पे मैं एक स्टडी करूँ कि इनकी आईक्यू कितनी है, और स्टडी करने के बाद ऑन एन एवरेज में बताऊँ कि हाँ 11th क्लास में जो आईक्यू है इतनी हो सकती है बच्चों की, और पूरे मैं जनरलाइज कर दूँ कि पूरे 11th क्लास में इतनी ही आईक्यू होती है बच्चों की। तो ये एक तरीका होता है कि हमारा सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि हम अपने पॉपुलेशन पे एक रिजल्ट को हम इफेक्टिव या जनरलाइज किया जा सके।
अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो हम सैंपल लेंगे वो किस बेसिस पे लेंगे, तो ये उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैंपल लेने के लिए हमें सैंपलिंग करना ज़रूरी है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन में से, क्योंकि सैंपल सेलेक्ट करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो उस टेक्निक को हम सैंपलिंग कहते हैं। तो अब मेथड ऑफ सैंपलिंग देखते हैं। तो मेथड ऑफ सैंपलिंग 2 तरीके की होती हैं। पहले मेथड को बोलते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसको अलग अलग क्यों बांटा गया है? तो रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी वन हैव सेम प्रोबेबिलिटी टू हैव चूजन, यानी कि हर एक की सेम प्रोबेबिलिटी है पूरे पॉपुलेशन में से चूज होने की। और नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल की कोई ऐसी सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है चूज होने की। ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, सपोज एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आपको कोई गेम खेलना हो और किसी एक को मॉनिटर बनाना हो क्लास में, और आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे? सारे बच्चों का नाम एक आपने बॉल में रख लिया और बॉल में उनकी पर्ची बना के रख दी, और पर्ची बनाने के रखने के बाद किसी एक बच्चे को बुलाया और बोला, आपने इसको शफल कर दिया और आपने क्या किया कि किसी एक पर्ची को आप उठाओ और जिसका नाम निकलेगा हम उसको डिक्लेयर कर देंगे क्लास का मॉनिटर। तो ये क्या है? ये है एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर एक बच्चे के मन में ये होगा कि शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मेरा नाम आ जाए, यानी कि हर एक स्टूडेंट के मॉनिटर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? सेम है। उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब उसमें हमारी पहली आती है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम ये मेथड यूज करते हैं। दूसरी आती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग है जहाँ पे हम स्टेटा बनाते हैं। स्टेटा का मतलब होता है ग्रुप्स। हम ग्रुप्स बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना के हम उनको, और ग्रुप्स कैसे बनते हैं? रैंडम तरीके से, प्रोबेबिलिटी के तरीके से बनाई जाती है ग्रुप्स। हम ऐसे ही किसी के भी बेस पे नहीं उठा के लेके आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? हम सपोज एक क्लास है और उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में सिर्फ मुझे 5 बच्चे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं 50 बच्चों को ऐसे लाइन से खड़ा कर दूंगी और टेंथ बच्चे को हर एक 10th बच्चे को मैं पिक कर लूंगी। तो हर एक 10th बच्चे को पिक करूंगी, तो यानी कि हर एक पहले 10th किया, फिर उसके बाद 20 बच्चा आया, फिर 30th पे जो खड़ा है वो आया, फिर 40 पे जो खड़ा है वो आया, जो 50 पे खड़ा है वो आया, यानी कि 5 बच्चे मुझे इस तरीके से मिल जाएंगे। उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। एक सिस्टम के तरीके से मैंने उसको चूज किया। क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होता है, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या बनाते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप होता है। अब दो कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि स्टेटा और क्लस्टर जब ग्रुप ही है तो इसको अलग अलग क्यों देखा गया है? तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सपोज एक ही क्लास है, 11th क्लास है, लेकिन इसके अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे अलग अलग हैं, तो हम स्टडी भी अलग अलग करेंगे। तो सेम क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे हम, कि मैथ्स का ये है, आर्ट्स का ये है, और कॉमर्स के इतने स्टूडेंट्स हैं, और इन पे हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो यानी हमने ग्रुप तो बनाया ना, यानी कि हमने स्टेटा फॉर्म किया, तो उसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे? हमारे डिफरेंट तरीके के, अब 10th क्लास का बच्चा है, इसमें बच्चा 11th क्लास का ही था, लेकिन उसकी स्ट्रीम अलग अलग थी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम अलग स्टेटा बना रहे थे। अब इसमें क्या होगा कि हम 11th क्लास के कुछ बच्चे को लेंगे, 10th क्लास के कुछ बच्चे का ग्रुप बनाएंगे, और 9th क्लास के कुछ बच्चे का ग्रुप बनाएंगे, और हम इन तीनों क्लास के बच्चे के ग्रुप में आईक्यू देखना चाहते हैं कि इनका इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना है, या इनका ग्रोथ कितना है, या इनकी हाइट कितनी है। तो उस कंडीशन में हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अलग अलग क्लास के ग्रुप्स बना रहे हैं और उसके बाद हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। और ये ग्रुप्स बनाने के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रुप्स हम अपने किसी भी पर्सनल बायस पे ना बनाएं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है, ये स्टेज की सैम्पलिंग हमारे पूरे, अगर इंडिया लेवल पे हम कुछ करना चाहते हैं, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। इंडिया है, अब इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में हम बांट देंगे। अलग अलग स्टेट्स में बांटने के बाद किसी एक स्टेट्स को हम अलग अलग उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें बांट देंगे। उस डिस्ट्रिक्ट को फिर हम अलग अलग सिटीज़ और विलेज में बांटेंगे। सिटीज़ और विलेज में हम अलग अलग बांट के, और उस अलग अलग स्टेज में हम जब अपने सैम्पलिंग को बांट के और सैम्पलिंग
करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसमें ये भी एक टेक्निक है हमारा सैम्पलिंग का, और ये सारी टेक्निक्स अलग अलग हमारे स्टडी पर्पस पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। अब हम आते हैं नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। यहाँ पे किसी भी तरह के चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, यहाँ पे पर्सनल बायसनेस होती है। यानी कि हम सपोज क्या कर रहे हैं कि मैं क्लास में आई और क्लास में मैंने बच्चों की शक्ल देखी। बच्चों की शक्ल देख के मैंने क्या बोला कि अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बच्चा पक्का इंटेलिजेंट होगा। इसमें क्या, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मैंने जज कर लिया। मैंने उस बच्चे को उसके आउटर लुक से मैंने जज किया, और जज करके मैंने उस पे एक स्टडी सोच ली कि ये मेरी स्टडी के लिए बेस्ट रहेगा, और मैंने उसको चूज कर लिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग। मैं पहले से ही जजमेंटल हो गई। तो ये क्या है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। मैंने एक बच्चे को देखा और उसको मैंने जज कर लिया। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब होता है कि मैं किसी तरह से डेटा को मैं अलग अलग तरीके से नहीं बांट रही हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस से जा रही हूँ और जो मुझे मिल रहा है उसको पकड़ के मैंने उस पर डेटा कलेक्ट कर लिया। कोटा सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि कोटा सैम्पलिंग में जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं, हमारे पर्सनल बायसनेस पे हो सकते हैं। जो ग्रुप्स हम बनाते हैं उस ग्रुप्स को हम कोटा कहते हैं, और वो कैसे भी तरीके से हम चूज किए होते हैं, हम प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते हैं उस पे। और पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हमारा जो पर्पस है हम सिर्फ उसी पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं। अब इन सब के मेरिट और डीमेरिट्स होते हैं, तो आपको एग्जाम में एक बार देख के जाना है और उसके बाद उसको लिखना है। तो एक बार मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ये देख लीजिएगा। अब सैंपल्स के एसेंशियल यानी किस क्यों इंपॉर्टेंट है सैंपल, और ये सैंपल होना कैसा चाहिए। तो सैंपल सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, अगर मैं क्लास में हाइट चेक करना चाह रही हूँ तो ये नहीं कि पूरे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ मैं 10 का ही सैंपल ले रही हूँ तो उस 10 में सिर्फ बड़े बड़े हाइट के ही बच्चे हों। तो फिर तो मेरा डेटा कैसा हो जाएगा, मेरा डेटा गलत हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा पूरे। अगर सपोज मैंने सिर्फ जो 10 बच्चे हैं, मैंने जो 4 फीट के हैं उन उतने ही बच्चों को ले लिया है, पता चले कि ये 100 में से वैसे ही 10 को मैंने लिया है जो ऑलरेडी हाइट में छोटे हैं, बड़े किसी हाइट के बच्चे को लिया ही नहीं मैंने, तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कहलाएगा। तो हमेशा सैंपल क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिसमें हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे हों। अगर मैं किसी बच्चे का इंटेलिजेंस चेक कर रही हूँ तो उसमें गधा बच्चा भी मैं लूँ, उसमें तेज बच्चा भी लूँ, उसमें मीडियम टाइप का भी बच्चा लूँ, तो मेरे सैंपल में हर तरीके के बच्चे होंगे, तब जाके मेरी स्टडी क्या होगी, अच्छी होगी, और वो स्टडी को हम पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। उसके साथ जो सैंपल है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, होमोजीनिटी होनी चाहिए और एडिक्वेसी होनी चाहिए। होमोजीनिटी का मतलब होता है कि हमारा सेम तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। एडिक्वेसी मतलब हमारा एडिक्वेट होना चाहिए, कोई भी अगर हम सैंपल चूज करते हैं तो ये हमारे इसेंशियल्स हैं सैंपल के। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग हम कर रहे हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और आपसे ये पूछे कि हमने अलग अलग स्टेजेस पे सैंपल को कलेक्ट किया है, अब इस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। हो सकता है कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको दे जिसमें ग्रुप्स बांटा गया हो, और वो ग्रुप्स उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बांटा गया हो, और वो जो ग्रुप्स हैं वो रैंडमली नहीं चूज किया हो, तो वैसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, वैसे सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहते हैं, तो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक को कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। हो सकता है आपसे सेंसेस और सैंपल में डिफरेंस पूछ ले, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप माइंड में फ्रेम करके उसके बाद पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। अब आते हैं चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने सबसे पहले ऑलरेडी देखा, हमने क्या क्या देख लिया कि हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा कैसा होना चाहिए, और जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ साथ हमने कौन कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है। अब वो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या इम्प्लाइज करता है, ये डिफरेंट तरीके के क्लासेस में हम उसको डिफरेंट तरीके के क्लासेस में बांटते हैं, वो भी किस तरीके से, उसका एट्रीब्यूट्स कैसा है, क्वालिटी कैसी है, फीचर कैसी है, तब हम जाके किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अगर कोई अलग अलग है, जैसे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा 4 तरीके की होती हैं।
जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब ये होते क्या है? जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम डेटा को उनकी जोग्राफी के हिसाब से बांट सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये एशिया से है, एशिया से कोई है, या कोई अफ्रीका से है, तो इसको हम उसकी जोग्राफी से बांट दिए, या कोई इंडिया में ही अगर हम कर रहे हैं तो ये इस स्टेट से है, ये इस स्टेट से है, तो हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं? जब हम कोई डेटा, जैसे कि हम सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि 2001 से 2025 में जो पास परसेंटेज है 11th क्लास की हाफ ईयरली एग्जाम में वो कितनी है, तो ये डेटा क्या है, हम क्रोनोलॉजी सेट कर रहे हैं कि 2001 से हम बार अलग अलग पूरा टाइम पीरियड में देखेंगे। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सपोज मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ और उसमें देखना चाहती हूँ कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनके फादर की इनकम कितनी है, तो मैं क्या करूँगी, इनकम में बांटूंगी कि अच्छा इनकी फादर की इनकम 20,000 से 30,000 के बीच में कितने की फादर की इनकम है, 30,000 से 40,000 के बीच में कितने की फादर की इनकम है, 40 से 50,000 के बीच में कितने लोगों के फादर की इनकम है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, सपोज एक क्लास है और क्लास को मैंने बांट दिया है किसमें, उनकी क्वालिटी की, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल फीमेल में भी मैंने अलग अलग क्वालिटी कर दी कि शॉर्ट हाइट के फीमेल कितने हैं, लॉन्ग हाइट के मेल कितने हैं, शॉर्ट हाइट की फीमेल कितनी है, लॉन्ग हाइट की फीमेल कितनी है, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस कहे जाते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं अपने इस स्टैट्स में कि वेरिएबल कैसे होते हैं। तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक बोलते हैं वेरिएबल का मतलब होता है वैसी सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम वेरी करे, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एक्स एंड वाई, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यूज हमेशा वेरी करती रहती है। वैसे ही अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करें, तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो जंप करती है, और इसकी वैल्यू कैसी होती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखेगी, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल हमेशा कंटिन्यू टर्म में होते हैं कि 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक। इसको हम ऐसे डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब हम आते हैं सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप आगे मीन मोड मीडियन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको जो सीरीज दी होगी उस हिसाब से ही आपको मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल सीरीज देखें तो दो तरीके की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, एक को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज और एक को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरीके की होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज, एक कंटिन्यूअस सीरीज। तो जब हम मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज की मीन सॉल्व करेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज की मीन सॉल्व करेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज दी हो तो उसकी मीन कैसे सॉल्व करेंगे। इन तीनों के मेथड्स अलग अलग हम देखेंगे आगे मैंने इंक्लूड किया है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, सपोज एक्स, इसमें क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स कितने हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स इंक्लूड होता है कि मार्क्स कितने हैं। सपोज किसी के मैथमेटिक्स में 12 नंबर है, किसी के 13 नंबर है, किसी के 15 नंबर है, और किसी के 17 नंबर है। 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों के अलग अलग नंबर्स मैंने लिख दिए। ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि ये चार लोग हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड होती है। 4 लोग हैं, जैसे कि 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर और 17 नंबर, लेकिन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे बस हमने 4 ही स्टूडेंट्स का लिया। यहाँ पे हो सकता है क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे 10 स्टूडेंट हैं जो 12 नंबर पाए, 15 स्टूडेंट हैं जो 13 नंबर पाए, और 20 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 नंबर पाया। तो और बाकी के बचे 10 स्टूडेंट, और ये 10 स्टूडेंट है जो कितने नंबर पाए हैं, हमारे 5 स्टूडेंट है जो 17 नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी और हमें एक वेरिएबल्स दी होती है, और हम उसमें डिस्क्रीट सीरीज लगाते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, लेकिन जो हमारे डेटा होती हैं वो क्या होती है, कंटिन्यूअस। जैसे कि 1 से लेके 5 तक के नंबर 10 लोगों ने पाए, 5 से लेके 10 तक के नंबर 15 लोगों ने पाए,
10 से लेकर 15 तक के नंबर 20 लोगों ने पाए। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस एक सीरीज में चला जा रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब जब हम इस पे क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज के कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा इंक्लूसिव सीरीज, तीसरा मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब ये सीरीज होती क्या है मैं आपको बता दूं, और इस सीरीज का कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। एक्सक्लूसिव सीरीज में ही हम सारी सीरीज का कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है, उसके बाद हम बाकी की सीरीज को देखेंगे और उसके कन्वर्जन को देखेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है वन क्लास की इज द सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब इसका मतलब अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। यहाँ पे बोला है कि जो अपर लिमिट है सेम क्लास की वो सेकंड क्लास के लोअर लिमिट्स के इक्वल होती है। जैसे 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, 5 को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। यहाँ पे पहले पे हमने 5 को एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे 10 को एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे हमने 15 को एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ पे हमने 20 को एक्सक्लूड कर दिया। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ उतने ही नंबर्स लिखेंगे जिनको हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अपर लिमिट होती है वन क्लास की वो डिफरेंट होती है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से। जैसे कि 1 से लेके 4 तक का ही हम डेटा लिए हैं, तो हमने सिर्फ 1 से लेके 4 तक इंक्लूड किया है। अब 5 से लेके 9 तक हम अगले में इंक्लूड करेंगे, तो हमने उसको अगले में लिखा। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसमें हम सेम जो हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसमें नंबर सेम नहीं होते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम कैसे एक हमारे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे। अब एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। सपोज मार्क्स जो हमने लिखा था वो था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज थी वो किस तरीके से थी, 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 9 तक, 10 से लेके 14 तक, फिर उसके बाद 15 से लेके 19 तक। और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इस सीरीज में, 1, 3, 4 और 5। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड जो स्टेप्स फॉलो करना है वो एक स्टेप्स को फॉलो करके तब हम जाके इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप्स, हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी सीरीज को कन्वर्ट करने के लिए। इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये हम करेंगे। अब इसका हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले जब हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे तो पहले क्या बोला है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास हमारी ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है हमारी 5, तो 5 लिखेंगे माइनस, और क्या बोला है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है 4 है, तो 5 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 1.1, 5 माइनस 4 1 और ये अपॉन 2, और ये हमारा क्या आ गया 0.5। अब ये हमारा 0.5 जो है वो क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये होगा कि हम अपने एडजस्टमेंट फैक्टर को अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर एक अपने इस एडजस्टमेंट फैक्टर को। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0.5, फिर 4, और इसमें दूसरा स्टेप मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्या करना है आपको, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, लोअर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे अपर लिमिट में ऐड करना है। तो लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 आया, और हमने अपर लिमिट में ऐड कर दिया तो 4 में 0.5 ऐड किया तो क्या हो गया 4.5 आ गया। वैसे ही 5 में अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4.5, और 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। वैसे ही 10 में हम वो 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9.5, और 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये सॉरी 9.5 है यहाँ पे, 14 में करेंगे तो 14.5।
यहाँ पे 15 में माइनस करेंगे तो 14.5 और 19 में प्लस करेंगे तो 19.5। अब बाकी की चीज़ें हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये क्या होगी, अब ये हमारा चेंज हो गया फाइनली एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव सीरीज में। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना, और जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा हमारा उसको हम लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। ये था हमारा तरीका। अब हम आते हैं मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू ऑफ सीरीज में हमें क्लास इंटरवल की जगह हमें क्या दी होती है, मिड वैल्यू दी होती है। अब इसको हमें सबसे पहले अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमें ऐसी सीरीज दी हुई होती है जो हम आगे देखेंगे कि हमारे मीन मोड मीडियन में ऐसी सीरीज दी हुई होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी सीरीज को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इसको हम लिख लेते हैं, मिड वैल्यू हमें दी हुई है मार्क्स की, वो है यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, मिड वैल्यू मार्क्स की ये है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे। मिड वैल्यू 2.5, 7.5, 12.5 और 17.5 ये दी हुई है, और हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। सबसे पहला स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करना। अब इसमें हमें तो सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी सेकंड मिड वैल्यू है उसको हम फर्स्ट मिड वैल्यू से माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड मिड वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सेकंड मिड वैल्यू माइनस फर्स्ट मिड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारी सेकंड मिड वैल्यू क्या है, 7.5, और फर्स्ट मिड वैल्यू क्या है, 2.5, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, 7.5 और 2.5 हमारा हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 2, और हमारा क्या आ जाएगा 2.5। अब 2.5 में हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप होगा, जो भी हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर आया है हम उसको मिड वैल्यू में अपर लिमिट के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को सेम मिड वैल्यू में, और टू गेट लोअर लिमिट। तो अगर हम इसमें लोअर लिमिट के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को और अपर लिमिट के लिए ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को, जैसे हमने पहले उसमें किया था, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स का, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे, आपको बस एडजस्टमेंट फैक्टर को फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जो मिड वैल्यू है इस मिड वैल्यू में लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2.5 को सब्ट्रैक्ट करना है एडजस्टमेंट फैक्टर, और आपको अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट के लिए इस एडजस्टमेंट फैक्टर 2.5 को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। हमारे मिड वैल्यू 2.5 है, लोअर लिमिट के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को, तो 2.5 माइनस 2.5 क्या हो जाएगा, 0, और अपर लिमिट के लिए हम 2.5 को इस 2.5 में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5। दूसरे में फिर अगेन हम 7.5 में माइनस करेंगे 2.5 को, तो क्या आएगा 5, और इस 7.5 में प्लस करेंगे 2.5 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 10। ऐसे ही 12.5 में हम माइनस करेंगे 2.5 को, तो आ जाएगा 10, और इसमें ऐड करेंगे 2.5 को, तो आ जाएगा 15। ऐसे ही हम 17.5 में 2.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये रहा हमारा, अब हमारी मिड वैल्यू सीरीज चेंज हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज में, और बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे जितने हैं उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको इसी तरीके से करना है, सबसे पहले स्टेप लिखना है, और स्टेप के बाद आपको बताना है कि किस तरीके से आपने चेंज किया। सबसे पहले आपको ये वाला टेबल बनाना है अपनी, और उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं, और आपको फिर से ये वाली टेबल बना के दिखानी है। अब हम आते हैं चौथा, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में हमारी जो लोअर लिमिट्स होती है फर्स्ट क्लास की और अपर लिमिट होती है लास्ट क्लास की, ये दोनों मिसिंग होती है। जैसे कि हमारी ये वाली देखिए, और ये वाली बीच वाली तो हमें क्लास इंटरवल दिख रहा है कंटिन्यूअस सीरीज, लेकिन यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट गायब है और यहाँ पे हमारी अपर लिमिट गायब है। ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। तो इसको भी अगर हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, चलिए एडजस्टमेंट फैक्टर को मैं AF से रिप्रेजेंट करती हूँ। एडजस्टमेंट फैक्टर इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। अब अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास कितना है, तो अपर लिमिट है सेकेंड क्लास की 10, और लोअर लिमिट है कितनी है सेकेंड क्लास की 5। तो अब हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट फैक्टर में जो भी हमारा ये बिलो 5 है इसमें माइनस करेंगे
एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट तो हमारा ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में लास्ट क्लास के स्पेशली इसमें हम माइनस करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमें यही इसकी लोअर लिमिट हमें नहीं पता और इसकी अपर लिमिट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सेम हमारा फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप लिखिए कि फॉर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास सब्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट फैक्टर और फॉर अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास ऐड एडजस्टमेंट फैक्टर। तो अब चलिए यहाँ पे हम ऐड करके एक सीरीज बना लेते हैं। मैं यहीं पे सीरीज बना दे रही हूँ ताकि आपको वो ना करना पड़े। मार्क्स देख लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। तो अब मैं लोअर लिमिट के लिए क्या करूँगी, इस एडजस्टमेंट फैक्टर 5 को इसके अपर लिमिट 5 से माइनस करूँगी तो क्या होगा, 0। तो 0 और 5 हमारा ये हो गया। 5 और 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। 10 और 15 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें 15 दिया हुआ है, लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट नहीं पता। तो अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट फैक्टर 5 को इस 15 में ऐड करेंगे। तो 15 + 5 क्या हो जाएगा, 20। तो ये हमें मिल गया हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। और ये 1, 3, 4 और 5 ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा ओपन एंड सीरीज है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी देख लेते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। हम आप देख लेते हैं। हमें ऑलरेडी मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, हमें बनाना है लेस देन सीरीज। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ लेस देन सीरीज। अब लेस देन, ये पहली सीरीज क्या होगी, 5 से, यानी कि इसमें जो वैल्यू हो वो 5 से लेस होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेस देन 5। जो दूसरी है 5 से लेके 10 है, यानी कि 10 से कम सारी वैल्यूज इस यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 10। इसमें क्या होगी, 15 से नीचे की सारी वैल्यूज होगी, तो लेस देन 15। और इसमें क्या होगी, 20 से नीचे सारी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 20। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे हैं इनको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो भी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, फर्स्ट में तो हम सेम ही रखेंगे, लेकिन सेकंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को भी ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे थर्ड में क्या करेंगे, आगे के तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 3 + 4 तीनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 8। और लास्ट में क्या करेंगे, इन ऊपर के चारों को ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 + 4 + 5 ये क्या हो जाएगा हमारा 30। तो ये क्या होगी, ये हमारी निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं हम कन्वर्ट करना लेस देन सीरीज में। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई ये। अब हमें क्या करना है, ये कंटिन्यू करना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 13 है, यहाँ पे फाइनली 13 है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 13 सही है या नहीं है। तो हम हमारे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये 13 आ रहा है तो यानी कि हमारा ये लास्ट 13 आ रहा है, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट करना, किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज इंटू लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम आते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। तो मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज में हमें मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, मोर देन में अगर हमें लिखना हो, चलिए मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। अब किससे मोर है, तो ये मोर देन किससे है, 0 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से मोर देन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 0। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 0। दूसरा क्या है, मोर देन 5 वैल्यूज, तो मोर देन 5 यहाँ पे वैल्यूज ऐड हुई हैं। यहाँ पे मोर देन 10 वैल्यूज ऐड हुई हैं। यहाँ पे मोर देन 15 वैल्यूज को हमने ऐड किया है। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज में हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें टोटल है, इस टोटल वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसमें टोटल क्या है, 13। अब मोर देन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13। अब 13 में से हम माइनस करेंगे, ये 13 है, 13 में से माइनस करेंगे हम, ये हम इसमें क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो 13 - 1 ये हो जाएगा हमारा, पहला 13 है, फिर दूसरा में हम 13 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तीसरे में क्या करेंगे हम, 12 - 3 ये कितना होगा हमारा 9। फिर
उसके बाद हम क्या करेंगे 9 माइनस 4 ये हमारा हो जाएगा 5 और 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। यानी कि मोर देन सीरीज में हम पीछे से चलते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए लास्ट में। और लेस देन सीरीज में हम ऊपर से ऐड कर रहे थे और हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसके बराबर आ रही थी। तो ये हमारी क्या है, मोर देन सीरीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा एक इसमें आता है ओजाइव। ओजाइव हम कैसे बनाते हैं, तो ओजाइव में हम लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज दोनों को हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता है और जहाँ पे ये दोनों मैच करते हैं यहाँ पे बनता है हमारा ओजाइव। तो ये हमारी सीरीज है। ये हमारे चैप्टर 4 में यही था। आपको एग्जाम में कन्वर्ट करने को आएगा कि कौन सी सीरीज को कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने सारे सीरीज का कन्वर्जन यहाँ पे बताया है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करके दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जिस तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब हम उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। प्रेजेंटेशन हमें डेटा को क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसके 3 मेथड होते हैं। पहला तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपको कोई भी डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में और डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ दिया रहेगा। जैसे कि ये हो सकता है कि आपको इस तरीके से दिया हो कि एक विलेज है जिसमें 500 पीपल्स रहते हैं। उस 500 पीपल्स में से 300 मेल्स हैं, 500 फीमेल्स हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव वे में डेटा को लिखा रहता है और जिसको थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उस टेबल को और अच्छे से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये टेक्सचुअल तो आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिया होगा। अब टेबुलर को हम समझते हैं कि टेबल का प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो कोई भी टेबल बनाने के लिए हमें कुछ उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा टेबल नंबर लिखना ज़रूरी है। हम सपोज कोई बुक लिख रहे हैं और बुक में पहला टेबल इंक्लूड कर रहे हैं तो उस टेबल का पहला हम क्या रखेंगे, टेबल नंबर 1। अब उस टेबल का नाम क्या होगा, आप क्या देखना चाहते हैं उस टेबल में, तो उस टेबल का नाम भी लिखेंगे कि ये टेबल क्या है, ये टेबल हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। सपोज आप मार्क्स देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स के तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हेड नोट्स। अब उसमें आप कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं कि उस टेबल में आप उस स्पेशली किसी कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, उसमें उसको हम हेड नोट्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉलम्स और रोज इसमें डिवाइड होती हैं, हमारे टेबल डिवाइड होती है। ये हमारे कॉलम्स हो गए, इसको हम बोलते हैं स्टब्स, जहाँ पे हम यूज करते हैं हेडिंग्स और रो। तो हेडिंग हमारी रो की जितनी भी हेडिंग्स लिखी जाएगी उसको स्टब कहा जाता है और हमारे कॉलम्स की जितनी हेडिंग लिखी जाती है उसको कैप्शन कहते हैं। तो कॉलम्स की हेडिंग को हम कैप्शन कहते हैं और रो की हेडिंग को हम स्टब्स कहते हैं। लास्ट में हमें टेबल में फुटनोट लिखना ज़रूरी होता है और ये सोर्स क्या है हमारे टेबल का ये भी लिखना ज़रूरी है, तभी इस टेबल को ऑथेंटिक माना जाता है। और बाकी के ये जितने भी हमारे ये कॉलम्स होते हैं इनको हम सेल कहते हैं। तो ये तो हमारा टेबल हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हमने टेक्स्ट भी देख लिया, टेबुलर भी देख लिया, अब हम ग्राफ्स देखेंगे। तो ग्राफ 3 तरीके के होते हैं हमारे स्टैट्स में। एक तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। ज्योमेट्रिकल डायग्राम 2 तरीके की होती है जिसमें हम बार डायग्राम पढ़ेंगे, पाई डायग्राम पढ़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी कई तरीके की होती हैं जिसमें हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव पढ़ते हैं। बार डायग्राम किस तरीके से होती है, हमें कोई टेबल दी हुई हो, अगर हमें उसका बार बनाना हो तो हम इस तरीके से बार डायग्राम बनाते हैं। पाई डायग्राम हम ऐसे इस तरीके से, ये एक सर्कुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, जिसमें हमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज दी होती है कि 20% सपोज अगर आपने कभी देखा होगा कोई डेटा को और उसमें पाई डायग्राम दिया हो तो उसमें अलग अलग हाउस होल्ड्स होते हैं और उसमें हमें अलग अलग तरीके के डेटाज दी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं हम पाई डायग्राम। अब बार डायग्राम भी कई तरीके के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, फिर उसको बार को डिवाइड किया गया हो। तो सिंपल बार डायग्राम हमारा कैसा होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम हमें इसमें कई तरीके के मल्टीपल बार डायग्राम्स हम बनाते हैं और ये हम अलग अलग हमारे स्टडीज़ के हिसाब से हम ये सारे डायग्राम्स बनाते हैं।
अब अगर हम देखें कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड बार डायग्राम में, तो यह डायग्राम कैसे होते हैं, एक ही हिस्टोग्राम को हम 20 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अगर हम दिखाना चाहें तो एक ही में हम प्रॉफिट और लॉस। अब परसेंटेज का मतलब होता है कि हम इसी बार डायग्राम में हम परसेंटेज के रूप में शो करते हैं अपने ग्राफ में, उसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम आते हैं इस पे फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम कैसे बनता है। तो बार ग्राफ में ये जो गैप्स होती हैं हमारी इक्वल होती हैं, और ये गैप्स हम बार डायग्राम में देखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में हिस्टोग्राम में किसी भी तरह के गैप्स नहीं होते हैं, वो विदाउट गैप्स इस तरीके के बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है बार डायग्राम और हिस्टोग्राम डायग्राम में। उसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी होती है, और हमेशा कभी ऐसा नहीं होता है कि बार डायग्राम सिर्फ पॉजिटिव में बना हो। हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो कभी कभी बार डायग्राम में नेगेटिव वैल्यूज भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा बार नीचे जाएगा और पॉजिटिव के लिए हमारा बार ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो डेटा है वो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके के दिए गए हैं, उस हिसाब से हम इस बार डायग्राम को बनाते हैं। तो अगर वैल्यू आपको नेगेटिव में दी है तो ये नहीं सोचना है कि अब नेगेटिव में क्या करें हम, आपको इस तरीके से आपको अपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, और नेगेटिव की वैल्यू को यहाँ पे ऐसे -1 -2 -3 इस तरीके से करके आपको बार को अपना रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपको चीज़ें दी हुई होंगी। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का 3 पार्ट, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब काइंड्स ऑफ टेबल देख लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेबल के 3 पर्पस होते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरीके के टेबल बनाए जाते हैं, एक तो जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी हम 2 तरीके से टेबल बनाते हैं कि ओरिजिन टेबल क्या है और डिराइव टेबल क्या है। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, सिंपल और वन वे कंस्ट्रक्शन है हमारे टेबल का, या हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल है, यानी कि डबल और 2 वे कंस्ट्रक्शन है, या ये मैनी फोल्ड टेबल है, या ट्रेबल टेबल है। तो इस तरीके के हमारे टेबल्स होते हैं। अब टाइप ऑफ बार डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीछे समझाया है किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हमारा बार डायग्राम कैसे बनेगा, पाई डायग्राम कैसे बनेगा। अब हम आते हैं अपने यूनिट 3 पे। तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, या आपको एक डेटा दिया रहेगा और उस डेटा पे आपको बोलेगा कि आप ग्राफ बनाओ, या तो आपको एक डेटा दिया रहेगा और उस पर परसेंटेज निकालने को बोलेगा, और उस परसेंटेज से आपको बोलेगा कि पाई डायग्राम बनाइए, या आप ये हिस्टोग्राम डायग्राम बनाइए। अब हम आते हैं, हमारा जो थर्ड यूनिट है स्टैट्स में, स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। अब स्टैटिस्टिकल टूल में हमें पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अभी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले 3 तरीके की सीरीज बताई थी कि इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। इसी तीनों सीरीज पे हम अलग अलग मेथड्स में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला हमारा है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को तीनों सीरीज पे हम डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्टकट मेथड कैसे हम यूज करेंगे इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज करेंगे इसका फॉर्मूला यहाँ पे है। अब ये फॉर्मूला होते क्या है वो मैं बता दूं आपको। सपोज आपको x की वैल्यू दी हो, ये डायरेक्ट मेथड है, x की वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में आपको दी हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता दे रही हूँ। x की वैल्यू है 2, 3, 5 एंड 6। आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो समेशन ऑफ x मतलब इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो 2 + 3 + 5 + 6, और n का मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इनको जोड़ दिया हमने, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, तो 16/4, और ये कितना आ गया 4। तो मीन कितना आ गया हमारा डायरेक्ट मेथड से, जो मीन है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो x बार कितना आया 4। तो ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। इसी तरीके से हमारा जो है डिस्क्रीट सीरीज, हम डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या दिया होता है, x के साथ साथ अब हमें f भी दिया होता है। तो f सपोज 1 2 3 ऐसे दिया होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ x इंटू एफ अपॉन, हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ f।
तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स का मतलब क्या है, पहले आपको f इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे x इंटू एफ निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 5 इंटू 3 क्या होगा 15 और 6 इंटू 2 क्या होगा 12। अब हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन ले लेंगे। तो इसका समेशन ले लेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 12, आप इन सबको जोड़ दीजिए और समेशन ऑफ f का मतलब होता है इन सब f को जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 और 3 3 6, 6 और 2 हमारा 8, तो अपॉन 8 जो भी वैल्यू आएगी हमारी क्या होगी, मीन की वैल्यू हो जाएगी। किसके मेथड से, इन हमारे डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड से। ऐसे ही हमारा क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, m का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस सीरीज किस तरीके से दी होती है, 1 से लेके 5, 5 से लेके 10। तो जितने भी ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स को सबसे पहले आप चेंज करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। इसकी मिड वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मिड वैल्यू निकल जाएगी। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेड बाई n करके। बस इसको अब शॉर्टकट मेथड में हम एक एज्यूम्ड मीन निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, मैं इसको एक बार हटा दूं। शॉर्टकट मेथड हमारा है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। ये शॉर्टकट मेथड है। a है, अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है 2 3 4 एंड 6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दें 2 3 6, 3 ही लिखती हूँ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है ऐसी मीन जो हम इसी x में से फाइंड आउट कर लेंगे कि 3 हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब हम क्या, हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे d। d का मतलब होता है x माइनस a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस a करेंगे। 2 माइनस एज्यूम्ड मीन क्या है 3, कितना आया -1। 3 माइनस 3 कितना आया 0। फिर 3 माइनस 6, 6 माइनस 3, ये हमारा क्या आ गया 3। अब इसका क्या करना है, हमें सम ऑफ d करना है। तो सम ऑफ d कितना होगा, 3 माइनस 1 2, सम ऑफ d हमारा 2 आ गया। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबको जोड़ दीजिए तो हमें n मिल जाएगा। n कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम्ड मीन 3 है, 3 प्लस समेशन ऑफ d हमारा कितना है 2 और अपॉन n की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस, और इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी 3 पॉइंट कुछ करके आएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके, और सारे मेथड को एक एक आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जिसको जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ये सॉल्व करने, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कंबाइंड मीन भी निकालने को आता है एग्जाम में, और वेटेज मीन भी निकालने को आता है एग्जाम में। तो कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि हमें 2 मीन अगर दी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और वेटेज मीन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बार पॉज करके आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन निकालने के लिए भी हम सीरीज, अलग अलग सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए जब हमें ऑड या इवन में वैल्यू दी हो, तो ऑड में जब हमें वैल्यू दी होती है तो हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। और अगर जब हमें इवन में दिया होता है, ऑड एंड इवन का मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे 2 3 4, ये क्या है, 3 नंबर्स ही है ना बस ये। तो 3 नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब n3 है, तो 3+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। यानी कि जो हमारी ये सीरीज में दूसरे नंबर पे है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो 3 हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमारे पास ऐसे 4 नंबर्स हो, तो ये क्या है, अब ये हमारे कौन से सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में ये इवन नंबर हो गया, यानी 4 इवन नंबर है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2, तो कितने n है, 1 2 3 4, तो 4/2, फिर प्लस करेंगे 4/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा कितना आ गया 4/2, ये 2 और ये 2 प्लस ये हमारा हो गया 3, तो 5/4, 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। 2.5 का मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ
इसके बीच में जो वैल्यू होगी यानी कि 3.5 ये हमारी क्या हो जाएगी, 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आई होप मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आपको ये सब कुछ आता है, मैं आपको बस रिवाइज करा रही हूँ। अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज जब होगी तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीडियन साइज निकालेंगे कि हमारा जो साइज है वो कितना है। उसके बाद हम लोकेट करेंगे अपना क्या, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी निकालेंगे और उसके बाद हमारी जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में x है वही हमारा मीडियन कहलाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम मीडियन क्लास निकालेंगे n/2 से, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 को लोकेट करेंगे कि कौन सी हमारी क्लास है और उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करके मीडियन को निकालेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पता हो कि कैसे निकाली जाती है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ कि ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं मोड पे। तो मोड के लिए अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो जितने भी हमारे हाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है, मतलब जितनी बार अगर कोई वैल्यू, सपोज हमारा कोई डेटा है 2 4 6 7 3 4 3 2 9 7 4, तो सबसे बार बार कौन सी वैल्यू बार बार आई है, तो अगर हम देखें तो ये जो 3 है 1 2 3 बार आई है, 4 भी 1 2 3 बार आया है, हो सकता है एक बार और 4 आ गया हो, तो 4 बार यहाँ पे 4 आया है, तो यहाँ हमारा मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है तब हम इस तरीके से हम निकालेंगे अपना मोड। अब ये f1 माइनस f2 जब हमें क्लास इंटरवल दी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी तो उस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्टैट्स का रिवीजन है वो हमारा पूरा होता है। आई होप आप लोगों को ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको रिवीजन क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम अच्छा लगा, बुरा लगा, और आपको जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम है आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।